हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टीटीएस क्लासेज। इस वीडियो में जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का लखनऊ रीजन का जो है सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन को जो है करने वाले। सेशन एंडिंग मतलब अभी जो है फरवरी और मार्च का महीना जो है वो आ रहा है। हर एक स्कूल में जो मान लो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे सेशन एंडिंग एग्जाम्स होते हैं। तो भाई ये जो पेपर है ना, ये 2024-25 का टर्म का है। एक स्कूल में जो है पेपर हो गया, ठीक है। और ये क्लास 7th का मैथ्स के लिए। तो होता ये है कि सारे केंद्रीय विद्यालय का जो पैटर्न रहता है ना, वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैच करेंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। और हो सकता है कुछ कुछ सवाल तो मैच भी कर जाए 30 से 40%, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, राइट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताना है कोई भी ट्राइंगल का। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। इसका एक ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। लेट से कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये दो एंगल और ये जो तीसरा एंगल होता है, इन दोनों का सम जो है वो बराबर होता है। जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल और इनके बीच रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये एंगल मान लो 40 है और ये एंगल 30 है। तो ये जो बाहर वाला इनके अपोजिट वाला एंगल होगा वो कितना होता है, 70 डिग्री होता है। यही होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लिखोगे द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एंगल होता चाहिए ये क्या रहना चाहिए, अपोजिट रहना चाहिए। अपोजिट कैसे बच्चे, क्योंकि देखो ये जो एंगल है ये इसका और इसका इसके उल्टे दिशा में है, उल्टे दिशा में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, अपोजिट एंगल। समझे बच्चे। चलिए अगला सवाल है, इफ ट्राइंगल डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, राइट द corresponding पार्ट ऑफ डी एफ। मान लो कोई हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल डी एफ और बी सी ए, ठीक है बच्चे। तो ये मान लो दो ट्राइंगल हमने बनाए, ठीक है। क्या, ट्राइंगल डी ई एफ और बी सी ए, ठीक है बच्चे। अब बोला क्या जा रहा है, ये दोनों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो सारे जो साइड्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। ये जो डीई है ये बीसी के होगा, डीएफ किसके बराबर होगा, बीए के। और ये जो ईएफ है ये किसके बराबर होगा, सीए के। तो हमें बोला जा रहा है कि डीएफ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, मतलब डीएफ के बराबर कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो डीएफ के बराबर कौन है बच्चे, बीए जो है वो डीएफ के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं बीए, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, राइट -44/72 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे इसको काट छाट के एकदम प्राइम नंबर में लिखना है। जैसे 16 बटे मान लो 42 रहता तो आप इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, है ना, कटेगा अभी। जैसे ये 4 मरब पे कटेगा, ये 4 मरब पे कटेगा क्या, नहीं। तो ये मान लो 8 दूना 16, 21 दूना 42, ये इसका क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसी तरह इसका करना, -44/72, ठीक है। देखो दोनों जो है वो 4 से कट रहा है, 11 चौके 44 और 18 चौके 72, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। मतलब कि मान लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। मान लो y और z का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है पहले। मतलब कि y गुना में z, तो इसको कैसे लिखते हैं, y z। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो 10 में से वाई जेड को घटा दो। यही आपको क्या करना था बच्चे, इक्वेशन बनाना था। पहले क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड, प्रोडक्ट मतलब गुना। फिर क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, किस में से सब्ट्रैक्ट करें, फ्रॉम 10, 10 में से। तो इक्वेशन बना 10 माइनस वाई जेड। अगला हमारे पास सवाल बच्चे, एक्सप्रेस 72 लाख इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। 7.2 इसको कैसे बना सकते हैं, 7.2 इसे कैसे बना सकते हैं बच्चे, आप बताओ, बताइए। तो इसको ऐसे लिखो, 7 पॉइंट इंटू में 10 का पावर करके लिख दो। पहले से कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट बताए हैं, एक पॉइंट बैठाए हैं तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 7.2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना। एक पॉइंट बढ़ाए इसीलिए बढ़ गया।
अगला सवाल है, नेम ए क्वाड्रिलेटरल विच है बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो ऐसा कौन सा बच्चे क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजा वाला साइड है, जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी है और लाइन सिमेट्री भी है। तो ऐसा होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर देखो, ये जो स्क्वायर है इसे देखिए बच्चों, ये दोनों कंडीशन में फिट होता है। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, तो आप इसको ऐसे आधा काट सकते हैं, इसे आधे आधा काट सकते हैं, ऐसे और ऐसे। चार लाइन ऑफ सिमेट्री होता है ना, चार लाइन सिमेट्री। और ये एक ऑर्डर से ज्यादा है ना, एक ऑर्डर से ज्यादा। अब रोटेशनल सिमेट्री का बात कर ले, तो देखो यहाँ कोने में बना रहा हूँ, ये मान लो हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करो, जैसे घड़ी घूमता है, ये वाला साइड को क्या करो, यहाँ ला, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फिर से ये शेप बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, फिर से ये बिल्कुल इसी तरह शेप बन जाएगा अगर इसको भी 90 डिग्री घुमाओगे। ठीक है, फिर इसको 90 डिग्री घुमाओगे, तो ये बिल्कुल चार एकदम आइडेंटिकल शेप बनाता है। तो इसके पास क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, और इसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है, 90-90 डिग्री का। ठीक है, अगला है सॉल्व द इक्वेशन। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। 3n-2 इज इक्वल टू क्या है, 46। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? कमेंट में छोड़ दें कि हम इसको सॉल्व करवा दें। क्या है, 3n माइनस में 2 बराबर 46। देखो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 में उधर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 48। ठीक है, और n इज इक्वल टू 48/3। आप जो है इसका आंसर कमेंट कीजिए यहाँ से। ठीक है, क्या आएगा n का वैल्यू। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। आपको देखो बच्चों, यहाँ पे नीचे क्या है, फिगर दिया गया है, इसमें तीन एंगल है, x ये 50 डिग्री है, ये y है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लग रहा है। अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट सवाल ये, इसमें क्या बोला था, राइट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बताया था कि ये जो दो एंगल होते हैं, इनका सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, अभी बताया था। वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रहा है बच्चे। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी देखो, ये जो एंगल एक्स है ना, ये वाला एंगल बच्चे, और ये जो एंगल 50 डिग्री है, ये दोनों किसके सम के बराबर होगा, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसके सम के बराबर। कौन से प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चे, ये एंगल x और ये एंगल 50 डिग्री जो है, ये 120 के बराबर होगा। ठीक, तो देखो x प्लस 50 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 माइनस में 50, मतलब कि 12 में से 5 गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये 70 डिग्री आ गया। अब आप रूल जानते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं बच्चे। कैसे? दो तरीके से। y का वैल्यू जो है वो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे भैया? एक तो ये सीधा लाइन है, आप दोनों में से कोई तरकीब यूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं। एक सीधा लाइन है, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ लाइन। और आपको पता है, जब भी लीनियर पेयर ऑफ लाइन है और एक ऐसे है लाइन आ रहा है, ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल कितना है बच्चे, वाई। तो आपको पता है, ये जो दोनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, हाईलाइट करके बताता हूँ, ये दोनों एंगल, इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि सीधा है। तो ये एंगल 60 आ जाएगा। और ऐसे नहीं करना है, तो दूसरा नियम भी होता है कि कोई भी त्रिभुज है भैया, है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है, उसका सम कितना होता है, कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री, है ना। अब देखो, ये कितना आ गया है बच्चे, 70 आ ही गया है। ठीक है, तो 70 और 50, तो कर देंगे 70 प्लस 50 प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। और यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई इक्वल टू 180, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 120, यहाँ से भी 60 ही आएगा। आप दोनों में से कोई जो है प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आंसर जो है वो आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, इसका जो है वो वैल्यू निकालना है, इस चीज का। ये कि इसको इसको बोलते हैं हमारे भाषा में भिन्न का घटाव या फिर जोड़। देखो सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लिया जाता है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, 10 को 30 से गुना करोगे तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। तो ऊपर 9 इंटू 3 मतलब 27 आ गया, और 15 दूना 30, तो 22 दूना 44 आ गया। ठीक है, अब देखो 44 में से 30 जाएगा तो 44 में से 30 जाएगा तो बोलोगे 14, और इसमें से जो है 3 और ऐड कर दो तो 17। इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 17। ठीक है, 14 में से 7 गया 7, 17 बटे में 30, और ये प्लस में आएगा। ठीक है बच्चे,
अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, p बराबर -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। आपको जो है p का जो -10 मान दिया गया है, p का यहाँ मान कितना दिया गया है, -10, उसको जो है इस इक्वेशन में क्या करना है, रख देना है p का मान। अभी वीडियो पॉज करो और रखो, हम भी रख रहे हैं। क्या है बच्चे, इजी सवाल खुद करो, वहाँ एग्जाम में हम नहीं ना करवाएंगे। p स्क्वायर है, मतलब कि -10 का स्क्वायर, ठीक है। 2p मतलब -10 से गुना, और माइनस में 100, -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस का 20 और माइनस का 100। देखो बच्चे ये जो 100 है और ये 100 कट जाएगा, प्लस का आंसर आएगा 20, ठीक है। तो आपका 20 आंसर आया क्या, कमेंट करके बताओ भाई कि हाँ सर हम सही बना। अगला है, एक्सप्रेस 540 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या बच्चे, प्राइम फैक्टर्स मतलब कि आपको अब 540 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ये मान लो 540 है, आपने सीखा होगा 2-3 क्लास से, सिंपल रहता है। पहले 2 से लगाते हैं तो 270, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, 1 और 35। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से लगाएंगे, ठीक है। 3 से, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5। अब देखो बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 540 बराबर, देखिए यहाँ 2 कितनी बार गुना हो रहा है, 2 जो है वो 2 बार आ रहा है ना बच्चे। 2 जो है वो 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 का पावर 2 गुना में 3 का, देखा 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो 3 का पावर 3, मतलब ये 3 बार गुना हो रहा है। और 5 लास्ट में देखो बच्चे, 5 सिर्फ एक ही बार आया है, तो इंटू में 5 लिखो या फिर इसका पावर 1 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, मतलब कि इसको कैसे आप बराबर हिस्से में काटोगे, यही इसका कहने का मतलब है सवाल का, ठीक है बच्चे। तो मैं यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना बच्चे। जैसे देखो ये मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो इसको देखो कैसे हम लोग जो है बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। आप खुद दिमाग लगाओ और कुछ बताइए भैया, है कि नहीं। तो देखो एक तो ऐसे इसको आधा आधा काट दो, ऐसे 2 आधा भाग बन गया। दूसरा ऐसे काट दो, ठीक है। और तीसरा आप ऐसे काट सकते हो। तो इसके पास जो है वो 3 लाइन से, हम 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास आ गया, ठीक है। अब देखो एक सर्किल, देखो बच्चे ये सर्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझो स्मार्ट गाय है। मान लो ये क्या है हमारे पास, कोई सर्किल है, ठीक है बच्चे। अब जो है इसको आप ढेर सारा लाइन से काट सकते हैं, समझो बात के। इसको ऐसे भी काट लो, ऐसे भी काट लो, ऐसे भी काट लो। इसको इतना ज़्यादा भाग में काट सकते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो इसके पास जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, या फिर बहुत ज़्यादा, मोर, वेरी बिग आप लिख दो, ठीक है। वेरी बिग नंबर, अभी इन्फिनिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है। इसको बहुत तरीके से काट सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, अलजेब्रा से सवाल है। ये अब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ये ज़्यादा 3 नंबर वाले सॉल्यूशन रहते हैं तो थोड़ा हार्ड रहता है। देखो 13 सवाल में क्या बोला जा रहा है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। जो लक्ष्मी के पापा है, मान लो आप लक्ष्मी हो और आपके पापा कितना है, 49 साल जो है वो हो गए उनका उम्र। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो बच्चे सबसे पहले हमको लक्ष्मी के एज को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ से लक्ष्मी के क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स उम्र बड़ा है। इसका क्या करना है, हमें 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स कहने का मतलब 3 से गुना कर दो, तो 3 से गुना करोगे तो 3x हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो 3x है ना, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, ये जो 3x हुआ, ये जो लक्ष्मी का 3 गुना हुआ ना, उससे कितना ज़्यादा है, 4 और ज़्यादा ही है इसके पापा। मतलब 3x बराबर क्या है, इसका पापा का उम्र 49 है और ये कितना ही 4 ईयर ओल्डर, और ज़्यादा 4 साल बड़ा है इसके 3 गुना से, तो प्लस में 4।
अब आगे क्या सवाल में बोला जा रहा है, व्हाट इज द लक्ष्मी एज। लक्ष्मी एज क्या है, लक्ष्मी की एज को हमने एक्स माना है, एक्स का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो देखो 3x बराबर 49 + 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 9×4 = 13, है ना। ही इज 4 year older than 3 times of लक्ष्मी है। एक मिनट भाई, एक मिनट, यही बड़ा है ना, ही इज 4 year older than 3 times of लक्ष्मीज एज, है ना। तो जितना लक्ष्मी का उम्र है उससे वो 4 साल क्या है, बड़े हैं, तो इधर थोड़े घटाएंगे, सॉरी भाई, इधर नहीं घटाएंगे ना, हमको इधर घटाना पड़ेगा, है ना। 3x में से घटाना पड़ेगा, 3x माइनस में क्या करना पड़ेगा बच्चे, 4, क्योंकि ये जो 49 है ना, ये 4 एक्स्ट्रा साल बड़ा था, है ना। ये 4 क्या था, एक्स्ट्रा साल बड़ा था। ही इज 4 year older देन 3 times ऑफ ओल्ड, ठीक है। अब जो है ये बात तो वही होगी, ही इज 3 year older देन, मतलब इसमें 4 जो है वो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 4 को हमें जो है वो जोड़ना पड़ेगा। ही इज, व्हाट इज लक्ष्मी एज, देखो वो क्या बोला जा रहा है, उसका पापा का जो उम्र है वो उसके 3 गुना से क्या है, 4 ज्यादा है, तो इधर 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब सही है, अब जो है वो क्या है, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा था सवाल में, लक्ष्मी 3 गुना और उसमें और 4 ऐड कर दो, मतलब 4 ज्यादा, तब जो है उसके पापा की उम्र के बराबर आएगा। अब देखो 3x इज इक्वल टू 49 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 3x = 45, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45/3, मतलब कि उसका उम्र कितना है, 15 ईयर्स जो है लक्ष्मी का एज जो है वो है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 14 नंबर, यू वांट टू शो डेट ट्रायंगल ए आर टी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी ई एन के। इफ यू हैव टू यूज एस एस क्राइटेरियन, मतलब कि साइड 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 क्राइटेरियन जो है आपको यूज करना है, देन यू नीड टू शो, तो आपको क्या जो है वो शो करना पड़ेगा, हाँ भाई, आपको क्या शो करना पड़ेगा, हाँ, कि ये तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों साइड जो है वो बराबर है और ट्रिपल एस क्राइटेरियन से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखो हम पहले ड्रॉ करते हैं फिगर, फिर समझेंगे, है ना। क्या है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए आर टी और ट्रायंगल पी ई एन, है ना। ये मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए आर टी, ए आर टी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी ई एन, पी ई एन। अब क्या बोला जा रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, हमें यही शो करना है। तो जो ये ए आर है वो किसके बराबर होगा, ठीक है, ये जो ए आर है ये किसके बराबर होगा, पीई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए आर किसके बराबर, पीई के बराबर। आर टी किसके बराबर होना चाहिए, आर टी जो है वो ई एन के बराबर, ठीक है। और ए टी किसके बराबर होना चाहिए, ये जो ए टी है ये पी एन के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलो समझ में आया, तब ना होगा एस एस क्राइटेरियन, साइड 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 से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा, ट्रायंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एन, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारे पास, लिस्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। आपको क्या करना है, -2 और -1, ये जो -2 है और -1 इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आपको लाने हैं, 3 रैशनल नंबर जो है वो बताने हैं, ठीक है बच्चे। देखो -2 और -1, अगर आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए तो आप -2 लिखो, इसके नीचे लगाओ, इसके नीचे 2 लगा दो, -2/3 लगा दो, -2/4 लगा दो, बस हो गया ना। अगर और चाहिए तो और लगाते जा सकते हो आप, ठीक है। -2/2, ये तो एक ही आ जाएगा, सॉरी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी।
अगर आप -2/2 को काटोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, -2/3 ये इन दोनों के बीच में आएगा, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में, है ना। -2/5, -2/6, आप आगे जितना चाहे उतना रेशनल नंबर जो है क्या कर सकते हैं बच्चे, बना सकते हैं। तो -2/3, -2/4, -2/5, -2/6, ठीक है। आगे आप कर सकते हो जितना चाहो उतना, ठीक है बच्चा। अगला सवाल है, बड़े मजेदार सवाल हैं और हार्ड भी हैं, ठीक है। अच्छे से चैप्टर्स पढ़े होंगे तभी समझ में आ रहे होंगे। 16 सवाल बताइए कैसे बनेगा। 16 सवाल पढ़ो बच्चे, क्या बोला जा रहा है। ड्रॉ द नंबर लाइन, पहले आपको नंबर लाइन करना है और फिर रिप्रेजेंट करना है कितने को, -5/8, 7/8 और 13/8, ठीक है। तो देखो तीनों में मेरे को नीचे 8 दिख रहा है, हमको बस यही देखेंगे एग्जाम हॉल में। और एक आपको ऐसे लंबा सा जो है वो लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, पेपर में, ठीक है। देखिए अब क्या है बच्चे, बीच में हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है। अब जीरो को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 8/8 लेंगे, तब जाके कट के 1 आ जाएगा, है ना, 8/8। और यहाँ ले लेंगे 16/8, यहाँ 2/2 आ जाएगा। उसी तरह इधर ले लेंगे -8/8 और इधर ले लेंगे -16/8, ठीक है। अब देखो इन सब के बीच में जो है हमें क्या बनाना पड़ेगा, संख्या बनानी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। साइज छोटा कर लेते हैं, चलो 4-5 साइज ठीक ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/8 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, यहाँ 3/8 हो जाएगा, यहाँ पे 4/8 हो जाएगा, 5/8, 6/8 और 7/8 और 8/8, समझ रहे हो, है 1/8, 2/8। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा 2/8, 3/8, बीच वाला हम लिख देते हैं फिर, ठीक है। 4/8 यहाँ हमने जो है वो लिख दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप सब में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 आप बनाए ना, तो 7 यहाँ भी बना दो, एक बीच में, और इधर 1 2 3, 1 2 3, इधर भी एक बीच में, 1 2 3, 1 2 3, एक बीच में, 1 2 3, 1 2 3। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/8, ठीक है बच्चा। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/8। हाँ बताओ, -5/8 कहाँ है, इतना पढ़ा है ना, बताइए। -5/8 किसके किसके बीच में मिलेगा, तो देखो ये 0/8 और -8/8 के, देखो ये क्या है, 1/8 है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/8 है, ये माइनस में 2/8 है, माइनस में 3/8 है, माइनस में 4/8, ये क्या है हमारा, माइनस में 5/8। यही है जो है हमारा टारगेट, -5/8, ठीक है। ये नंबर है, ये वाला नंबर क्या है, -5/8। अगला है 7/8। देखो बच्चे जो 7/8 है वो कहाँ है, 4/8, 5/8, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा क्या, 7/8। देखो जहाँ मेरा पेन पॉइंट कर रहा है वो क्या है, 7/8 है, और भी प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 7/8। ऐसे आपको वहाँ पे कॉलम बना लेना है, ठीक है। फिर क्या, 13/8, 13/8 कहाँ आएगा बच्चों, देखो ये क्या है, 9/8, यहाँ हो जाएगा 9/8, ये हो जाएगा 10/8, फिर 11 12 13, ठीक है, ये आएगा 13/8, ये जो आखिरी 12 के बाद है 13/8, ये वाला जो है वो क्या है हमारा 13/8, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ ए लाइन से ए बी। आपको क्या करना, कंस्ट्रक्शन का सवाल है, तो आपको जो है एक लाइन लेना है, मान लो उस लाइन का नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए और बी, ठीक है, अपने बुक पर जैसे बोल रहा है आंसर शीट में, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट। अब क्या बोल रहा है, इसके बाहर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम सी है, तो मैंने मान लो यहाँ पॉइंट ले लिया सी, ठीक है बच्चे। अब बोला जा रहा है क्या, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। अब मुझे सी से कोई ऐसा लाइन पास करना है, सी से कोई ऐसा लाइन पास करना है, बनाना है कि जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है।
अब देखो भाई, इसको बनाने के लिए जो है चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कंपास और सिर्फ रूलर से बनाना है। क्या करना है, पहले जो ये पॉइंट सी है इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन ए बी पर। मान लो यहाँ हम एक कोई पॉइंट ले लिए बी या फिर डी मान लो, ठीक है डी। अब डी ले लिए, अब इन दोनों को ज्वाइन करो। आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ड्रॉ भी कर देंगे तो चलेगा। ये सी और डी हो गया। अब क्या करना है, अब आप एक कंपास लीजिए, ठीक है। कंपास को अब हिलाना डुलाना नहीं है, जितना साइज लिए हैं अब उतना ही रखना है। यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, आर्क बना देना, ठीक है। और फिर जो उसका नुकीला वाला भाग होता है उसको यहाँ पर रखना है, पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर रखना है और फिर क्या करना है, आपको एक यहाँ पर आर्क बनाना है, ठीक है बच्चे। आर्क बना लिए, आर्क बना लिए, बोलोगे हाँ सर। अब आपको उसको हिलाना डुलाना है। अब क्या करना है, एक जो पॉइंट है ना उसका नोक वाला भाग, एगो को यहाँ रखो इस वाले पॉइंट पे, और एगो को यहाँ रखो इस वाले पॉइंट पे, और आपको मेजर करना है कि ये एंगल है कितना एक्चुअली, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, जो नुकीला वाला भाग है यहाँ पर रख करके आपको यहीं किधर भी जो है क्रॉस लगेगा, वो आप खुद आर्क बनाएगा तो मान लो यहाँ क्रॉस लग गया, ठीक है। अब जो है हमको लाइन मिल गया, ये जो पॉइंट है इसको आप मिला दो, अब कंस्ट्रक्शन हो गया। मान लो इसको पॉइंट को मान लिया ई, अब जो है इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है पैरेलल लाइन बन गया। अगला सवाल है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। कोई मान लो एक क्या है, रेक्टेंगल है जिसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 130 सेंटीमीटर है बच्चे, ठीक है। अब क्या आपसे पूछ रहा है, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, जो उसका चौड़ाई है ना रेक्टेंगल का वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो ये क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 130 सेंटीमीटर। इसका मान लो जो ब्रेथ है वो कितना है, 30। अगर ये 30 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। सामने सामने वाला बराबर होता है। ये जो साइड है इसको x मान लो, तो इसके सामने वाला साइड भी x हो जाएगा। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का ही तो लेंथ होता है। तो 30 और 30 60, और x कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, बाउंड्री का लेंथ हमें कितना दिया है, 130 दिया है, ठीक है। इक्वेशन बन गया, x सॉल्व कर दीजिए। देखो 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 130 माइनस 60, 2x, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 70। ये देखो दो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू बट्टे में 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 35। मतलब कि जो लेंथ है वो x नहीं है, कितना है बच्चे, 35 सेंटीमीटर है। तो x यहाँ से हटाएंगे और हम लिखेंगे 35। अब क्या हमें बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया। एरिया भी पता करना है। आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। इन सिंपली इनको गुना कर दो, 35 दिया कितना होता है, 105, और इधर जीरो बैठा दो तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाइंग द टर्म्स। आपको जो ये टर्म है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड देयर फैक्टर्स इन इतना। इसमें कौन कौन सा टर्म है, टर्म, टर्म मतलब समझते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 7 + 8, तो इसमें क्या टर्म है, कौन कौन टर्म है। तो बोलोगे सर इसमें दो टर्म है, एक तो ये 7 है, आदमी समझो कितना आदमी है टर्म को, और ये 8 है, दोनों प्लस से जुड़े हुए। तो यहाँ भी देखो टर्म जो है वो दो ही है, ठीक है। टर्म कितना है, दो है। एक तो 5xy² और 7x²y, बीच में क्या लगा है, माइनस का। तो यहाँ भी टर्म जो है वो दो ही है, कितना है बच्चे, दो टर्म जो है वो यहाँ पर है, दिख रहा है। मान लो दूसरा से हाईलाइट कर देते, इससे दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो 5xy² और 7xy²। अब क्या करना है बच्चे, शो द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। हमें क्या करना है, ट्री डायग्राम जो है बनाना है। अब जो है क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो हमें तो पता चल गया कि इसमें कितने टर्म है, दो। तो आप लिख दोगे दिस इक्वेशन हैज टू टर्म, इंग्लिश में, यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, जब पेपर होगा तब, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं, देखो जैसे इसको क्या हम नंबर पूरा इसको लिखें, देयर फैक्टर्स, मतलब इनके अलग अलग फैक्टर्स लिखने हैं, एक साथ नहीं कि घुसा दिया। देयर मतलब इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। तो एक तरफ लिख देते हैं 5xy², और एक तरफ क्या लिख देते हैं, 7
एक्स स्क्वायर वाई। तो ये देखो क्या क्या से मिल के बना है बाबू, ट्री इस तरह से बनता है। इसमें देखो हमको तीन चार चीज मिल रहा है, कितना चीज, चार चीज मिल रहा है। एक क्या है बच्चे, एक पाँच है, एक क्या है पाँच है, दूसरा क्या है एक्स है, एक्स, और देखो y जो है वो दो बार आया है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। इस तरह से बना लोगे। इसको भी इसी तरह से करना है। इसमें क्या है, इसमें भी चार है, चार ब्रांच निकाल दिए, ठीक है। एक देखो सेवन है, दूसरा है एक्स, लेकिन एक्स एक बार आया क्या, इसका पावर दो है तो यहाँ दो बार आएगा, और फिर फाइनल में वाई। इस तरह से ट्री फैक्टर्स जो है वो लिखना है। अगला सवाल है आपके पास क्या, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपके पास, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है दो का पावर चार और तीन का पावर आठ को, ठीक है बच्चे। क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखिए बच्चे, दो का पावर चार कहने का मतलब इसको दो को जो है वो चार बार गुना करो, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि दो को चार बार गुना करो, तो दो को चार बार गुना करके देख लेते हैं। दो गुने दो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, ये तो आ गया 16। और तीन का पावर दो कितना होता है, तीन का स्क्वायर हम सब जानते हैं 9 होता है। तो इसको अगर गुना करोगे 16 गुनों में 9, तो कितना आता है, 16 नवा 44, 144 आता है, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 का पावर 0 प्लस में 2 का पावर 0 गुना में 5 का पावर 0, ये यही है सी, अगला सवाल है, ठीक है। इतना ही है बस। तो देखिए बच्चे, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। क्या है, 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0। कोई भी अंक का अगर पावर क्या है, 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो 3 का पावर 0 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, गुने में 5 का पावर 0 है। जाके चावल चढ़ा